नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आपको बताएंगे आज दिन भर कौन कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में रही, और खासतौर से अगर बात की जाए आज अहम खबरों की, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। पहले आपको हम बताएंगे आखिर किस तरीके से भारत की अगर बात की जाए तो अब ग्लोबल मार्केट में भारत की एक नई उड़ान यहाँ नजर आ रही है। कैसे ग्लोबल ट्रेड का नया ट्रेंड सेटर जो है वो भारत बनता हुआ नजर आएगा, क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और उसके साथ साथ बात करेंगे आखिरकार किस तरीके से जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती है वो यहाँ नजर आ रही है, और ऐसे में क्या सीबीआई जांच होगी या जेपीएससी परीक्षा जो है रद्द होगी, क्योंकि यहाँ पर झारखंड सरकार समेत और जो 6 पक्ष हैं उनको नोटिस भेजा गया है। क्या है नोटिस में और कौन है याचिकाकर्ता, इस बारे में बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे राहुल के एक और बयान को लेकर। जी हाँ, राहुल का जो बयान है वो फिर से यहाँ सुर्खियों में है और उस पर वो घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की बात की जाए या और जो दूसरे नेता हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अब रुक कर लेते हैं न्यूज नाइट की हेडलाइंस की तरफ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर। जापानी उद्योगपतियों को भारत में विदेश निवेश करने का दिया न्योता। कहा एफटीए से भारत कर सकता है वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा कवर। कल से अमेरिका और कनाडा दौरे पर रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की मुलाकात। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग और आर्थिक रिश्तों पर हुई चर्चा। भारत रूस के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन रविदास जयंती के उपलक्ष्य में पावन माटी कलश वंदन एवं वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। देश की सनातन संस्कृति पर जताया गर्व। कहा वंदे मातरम का अपमान करने वालों को जनता देगी जवाब। जेपीएससी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। झारखंड सरकार समेत 6 पक्षों को नोटिस। याचिकाकर्ता ने की परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और ओएमआर रिजल्ट प्रक्रिया के ऑडिट की भी मांग। और कर्नाटक में वाल्मीकि निगम घोटाले पर भाजपा और जेडीएस का प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बेंगलुरु में शिवकुमार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। घोटाले के कथित आरोपी मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग। और आइए अब न्यूज नाइट में आपको खबरें बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी को लेकर। जी हां, भारत ट्रेड डिप्लोमेसी में एक नया अध्याय लिखता हुआ नजर आ रहा है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ट्रेंड को बढ़ाने में लगा हुआ है। और इसी सिलसिले में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर हैं। वे 27 अगस्त तक वहां रहेंगे। आप बता दें, पीयूष गोयल भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, और इस व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यापार प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल हैं, जो विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। पीयूष गोयल ने टोक्यो में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत सुतोम कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ शिंगो उएनो के साथ एक बैठक से की। इस बैठक में एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भारत के साथ कंपनी के जुड़ाव को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई। इस बीच पीयूष गोयल ने भारत और जापान के कारोबारी प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया, और उन्होंने कहा कि भारत का घरेलू बाजार बड़ा है और वे दुनिया के लिए अपने दरवाजे अब खोल रहा है। उन्होंने जापानी प्रतिनिधियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते से अंततः वैश्विक व्यापार का करीब 75% हिस्सा भारत के लिए खुल जाएगा, और इससे देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। Roughly the same size in terms of GDP, but when we look at growth rates, when we look at age profile, when we look at population size, with all of these factors coming in, I think we are made for each other. And when we combine our forces, Japanese technology with Indian youthful talent, Japanese manufacturing practices and capabilities combined with
the growing middle class, consumption demand in India, the fact that India today is a $20 trillion GDP on purchasing power parity. It really shows that there's a big delta of opportunity in India. And I invite all our friends from Japan to be a part of this opportunity. तो जापान के साथ एक बेहतर साझेदारी और उसी के लिए न्योता देता नजर आए यहाँ पर पीयूष गोयल। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आज हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएं, तब हम विकसित भारत बन चुके हों। Our leaders have declared this year as the India-Japan Year of Shared Horizons, marking 75 years of diplomatic relations. We believe in the principle of continuous improvement, and we are looking at Japan being our partner in this journey as we progress from a $4 trillion economy today to a $30 trillion economy by 2047, when we celebrate 100 years of independence. It's an ambitious target, but 1.4 billion Indians are committed to make this happen. तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से पीयूष गोयल जो है उन्होंने कहा कि 2047 तक किस तरीके से जो हमारा लक्ष्य है 30 ट्रिलियन इकॉनमी का, $30 ट्रिलियन इकॉनमी का, वो कैसे हम उसको साकार कर सकते हैं। 2047 में जब विकसित भारत होगा तो अर्थव्यवस्था वहाँ पर किस तरीके से मजबूत नज़र आएगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग स्तर पर हमने देखा है कैसे जो रेटिंग एजेंसीज़ की हम बात करें, अलग अलग संस्थाओं की बात करें, कैसे वो भारत की अर्थव्यवस्था में भरोसा जताती हुई नज़र आ रही हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो भारत अब एक नज़रिए से जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं FTA के ज़रिए अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ाता हुआ नज़र आता है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि कैसे भारत आज के समय में जब ग्लोबल ट्रेड की हम बात करते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा दमदार भूमिका में नज़र आता है, यानी वहाँ पर भारत का जो योगदान है वो यहाँ पर नज़र आता है। तो इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि कैसे वैश्विक बाजार में भारत जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी हम बताते हैं कि कैसे ग्लोबल ट्रेड का एक नया ट्रेंड जो है वो भारत शुरू कर सकता है। सबसे पहले वैश्विक बाजार की जब हम बात करते हैं, क्योंकि FTA नेटवर्क को बड़ा करने की तैयारी जो है वो यहाँ पर भारत की नज़र आती है। सीधे तौर पर जिसका जिक्र हमने देखा अभी पीयूष गोयल ने भी किया, क्योंकि इसके ज़रिए जैसे ही हमारे जो FTAs हैं और ज़्यादा होंगे, हमने देखा पिछले 4 साल में करीब 9, लेकिन भविष्य में इसके ज़रिए करीब 75% जो ग्लोबल ट्रेड है वहाँ पर भारत का योगदान हमें नज़र आ सकता है अगर ये तमाम जो FTA हैं हमें नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी साझेदार के रूप में नज़र आता है और उसी वजह से भारत की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन ऐसे में करीब 8 से 9 नए देशों और कई देशों के समूह के साथ FTA पर बातचीत जो है वो भारत की लगातार चल रही है। और जिन देशों के साथ या जिन देशों के समूह के साथ भारत की बातचीत हो रही है, नए साझेदारों की कुल अर्थव्यवस्था करीब $15 ट्रिलियन की है। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से इसके चलते भारत की जो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच है वो और मजबूत होती हुई नजर आएगी। और खासतौर से ये इसलिए अहम है क्योंकि भारत ने पिछले 4 वर्षों में करीब 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA जो हैं वो साइन किए हैं। और जो हमने FTA साइन किए हैं उन FTA से करीब $60 ट्रिलियन की संयुक्त GDP वाले बाजारों तक पहुंच जो है वो हमने देखा है किस तरीके से भारत को मिली है। और ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन अलग अलग समझौतों से जो FTA अलग अलग देशों के समूह के साथ हुए, इसमें 38 विकसित देश जो हैं वो भी शामिल हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं जब ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ की हम बात करते हैं तो उनका भी भरोसा भारत पर कायम नज़र आता है। अगर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच की हम बात करें तो उसने कहा कि कैसे पश्चिम एशिया का जब संकट चल रहा था, वैश्विक व्यवस्था की अगर बात की जाए वो असंतुलन वहाँ पे था,
था, लेकिन उसके बावजूद भारत की जब व्यवस्था की हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में वहाँ पर नजर आई है। इसके साथ साथ S&P ग्लोबल की अगर बात की जाए तो उसने कहा कि एशिया प्रशांत के विकास का नया इंजन जो है वो भारत बन सकता है। तमाम संभावनाओं और अवसरों का देश भारत। वहीं अगर हम वैश्विक एजेंसी मूडीज़ की बात करें तो उसका मानना है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ साथ बात अगर की जाए क्रिसिल की, क्रिसिल का अनुमान है कि 2031 तक करीब भारत की जो इकोनॉमी आज $4 ट्रिलियन की है वो $7 ट्रिलियन की होगी। यानी एक मजबूती जो है वो अर्थव्यवस्था में यहाँ पर हमें नजर आ सकती है। और इतना ही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जब हम IMF की बात करते हैं तो IMF का भी भरोसा लगातार हमें नजर आ रहा है भारत पर किस तरीके से बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, क्योंकि IMF का कहना था कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की जो ग्रोथ है, भारत की जो विकास दर है वो मजबूत बनी हुई है। यानी इसके साथ साथ मजबूती वो देख सकता है। वहीं वित्त वर्ष 2027 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर GDP ग्रोथ का जो मान है वो 6.5 किया, जो कि पहले कम था। 10 बेसिस पॉइंट का इसमें इजाफा किया गया था। और जब हम ग्लोबल GDP ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पर भारत का योगदान जो है वो अमेरिका से ज़्यादा है। वहाँ पर भारत अमेरिका से आगे है। दरअसल 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्लोबल GDP ग्रोथ में भारत का योगदान करीब 17% का यहाँ पर नजर आता है। इस तरह का अनुमान जो है वो जताया गया था। वहीं अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो उसका जो योगदान है वो केवल 9.9% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर देखा जाए, भारत और चीन मिलकर वैश्विक GDP ग्रोथ में करीब 43.6% का जो योगदान है वो देते हुए नजर आएंगे। यानी एक बड़ी हिस्सेदारी जो है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड में भारत की नजर आती है। और ऐसे में तमाम ये आयाम है जिनको लगातार भारत जिनकी तरफ बढ़ रहा है। ना सिर्फ जैसा हमने आपको बताया पीयूष गोयल जो कि अपने जापान दौरे पर हैं, वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर हम बात करें तो वो 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। और इस दौरान कनाडा में भारत कनाडा के बीच पहले आर्थिक और वित्तीय संवाद में वो हिस्सा लेंगी। वहीं प्रमुख निवेशकों, कारोबारियों और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल बैठक भी वो करेंगी। वहीं अमेरिका में वित्त मंत्री अमेरिकी G20 अध्यक्षता के तहत होने वाली G20 FMCBG बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। इसके अलावा टोरंटो और शिकागो में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगी। यानी निवेश, आर्थिक सहयोग और वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं को मजबूती से रखने का ये जो दौरा है माना जा रहा है। कहीं ना कहीं फोकस इसी पर रहेगा, किस तरीके से और ज़्यादा मजबूती जो है वो हमें नज़र आ सकती है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारा विशेष है वो यही कि कैसे ट्रेड डिप्लोमेसी के नए आयाम भारत गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज का विशेष यही, ट्रेड डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं कैसे भारत अब इसमें नया अध्याय लिख रहा है, नया आयाम जो है वो गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, VC हैं IFT से, और साथ ही साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ नाइट में। सबसे पहले राकेश मोहन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं और जिस तरीके से अगर देखा जाए ग्लोबली कहीं ना कहीं भारत किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, हमने बताया पीयूष गोयल जो हैं वो जापान दौरे पर हैं, वित्त मंत्री भी कनाडा और US का उनका दौरा रहेगा, आधिकारिक दौरा है। और ऐसे में जब ये तमाम इस तरह के दौरे होते हैं, FTA लगातार भारत अपने करता हुआ नजर आता है। क्या लक्ष्य हमारा यही है कि ग्लोबल ट्रेड का जो ट्रेंड है वो भारत सेट करे? देखिए, ये एक बहुत ही समसामयिक विषय पे आपने चर्चा की है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ट्रबल्ड एनवायरनमेंट में गुजर रही है और इंडिया नेविगेट इसके अंदर जो हमने किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आप देखिए कि पिछले 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया पूरी दुनिया के ऊपर, विच वाज कंसिडर्ड टू बी अ टैरिफ वॉर, और उसके अंदर डिस्पाइट ऑफ ऑल द हेडविंड्स, इंडिया की अर्थव्यवस्था आज भी दुनिया के टॉप कंट्रीज में G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। हमारी GDP की ग्रोथ 6.5% हुई है, जबकि अमेरिका की ग्रोथ लगभग 2% हुई है। तो बहुत सारे ऐसे पहलू, तो उसमें हमने क्या किया कि भारत ने एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी को यूज किया है। उसके अंदर सभी मंत्रालय आपस के अंदर एक मिलजुल कर काम कर रहे हैं, रादर देन वर्किंग इन साइलोज। वाणिज्य मंत्रालय इसके अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि ट्रेड से जो नेगोशिएशन का जिम्मा है वो भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री में है, जो पीयूष गोयल जी के नेतृत्व के अंदर। आप देखिए कि जब
अमेरिका के अंदर ट्रेड डील जो सबसे पहले भारत से होने की संभावना जताई गई थी, वो जब नहीं हो पाया तो हमने इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया और हमने ट्रेड डील साइन किया यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम। हमने ट्रेड डील साइन किया यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन के एक ट्रेड डील के अंदर वो लगभग 22.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए हम एक साथ कर पाए, लगभग 4-4.25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यूके की उसके साथ हम कर पाए, और उसी तरह से लगभग 10-15 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था साउथ ईस्ट एशिया ने वो कर पाए। और अगर अमेरिका का भी आपने देखा कि अभी इसी हफ्ते ये इन्होंने अमेरिकन राजदूत ने कहा था कि भारत अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो लगभग फाइनल दौर में है और इसके अंदर खाली कानूनी पहलुओं पे चर्चा हो रही है, तो 30 ट्रिलियन डॉलर का वो बाजार है। तो ये सारा मिला के लगभग 75 ट्रिलियन डॉलर के अंदर जो हम बाजार के अंदर एफटीए कर पाएंगे, 60 का लगभग अभी हो जाएगा जैसे ही हमारा अमेरिका का होता है। तो एक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ये एक बहुत ही रिमार्केबल कदम है और एक बड़ी नई उपलब्धि की तरफ, यानी प्रोफेसर मोहन जोशी, हम मान सकते हैं कि भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शुभमोय जी, इसके असर की अगर हम बात करें, अलग अलग एफटीए पिछले 4 वर्षों की अगर बात की जाए, 8 से 9 एफटीए हमारे हुए हैं। 8 से 9 एफटीए ऐसे हैं जिन पर लगातार बातचीत चल रही है और जैसा प्रोफेसर राकेश बता रहे थे कि अमेरिका के साथ भी अगर देखा जाए तो लगभग अंतिम चरण में। ऐसे में इसका फायदा किस तरीके से मिलता हुआ हमें नजर आएगा जब अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम देखते हैं? तो देखिए मुकुल जी, एफटीएज का दौर शुरू इसलिए करना पड़ा था भारत को क्योंकि डब्ल्यूटीओ के तहत जितने सारे ट्रेड नेगोशिएशंस के जो अवसर थे, जितना एक आयाम था, उनको सबको यूरोप में और खासकर अमेरिका ने वो तोड़ दिया है जी। इसलिए बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस करना बहुत जरूरी हो गया है और बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस उसी हिसाब से कि हमारे लिए जो बेनिफिशियल रहे जी। तो सारे ट्रेड नेगोशिएशंस को शुरुआत में परखा गया, जांचा गया और उसके बाद एक मोर और लेस सेम टेम्पलेट को अगर मैं बोले कि इसमें कि हमारे जैसे ऑफेंसिव सेक्टर्स है, यानी कि जिन सेक्टर्स पे हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिन पे हमारी ज़्यादा काबिलियत है, हम उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उन सेक्टर्स पे हमने पोजीशन लिया है। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में हमने जमीन नहीं छोड़ा है। ये जरूरत था क्योंकि इससे क्या हुआ है कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को जहां पर बेनिफिट मिलेगा, साथ में जो वीकर सेक्शंस है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह है, वहां पे हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना आए जी। और हमने मोरलेस इसी मॉडल पे चलाए हैं हमारे जितने सारे एफटीए। अगर आप तो अगर ब्रिटेन के साथ जो हमारा एफटीए हुआ है, जो बहुत ही यूजफुल एफटीए है जी। ईयू के साथ एफटीए, और ईयू के साथ एफटीए में इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि उसमें एनवायरमेंटल बहुत सारी चीजें सामने रखा जाता है जी। एनवायरमेंटल चीजें भारत के लिए भारत मानता है कि एक ट्रेड बैरियर है। हम जो एक्सपोर्ट करेंगे, यानी शुभमोय जी, हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड्स कि भारत जो अब एफटीए करता है अपनी शर्तों के साथ, हम देखते हैं कि वो समझौते हमें यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। और खासतौर से प्रोफेसर राकेश मोहन, अगर देखा जाए एफटीएस की हम बात करें, अर्थव्यवस्था की जब लगातार हम बात करते हैं, क्या इन्हीं के जरिए ना सिर्फ हम विकसित भारत का लक्ष्य जो है उसको पाने की कोशिश में लगातार आगे बढ़ते नजर आते हैं, लेकिन क्या इस तरह की नीतियाँ सबसे अहम हो जाती हैं जिनके चलते भारत जो है भरोसे का एक पर्याय बनता हुआ नजर आ रहा है? दुनिया भर का भरोसा जो है भारत पर कायम नजर आता है, जो वैश्विक रेटिंग एजेंसियां हैं उनका भरोसा भारत पर नजर आता है। ये तो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है कि जब पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर शंका की दृष्टि से गुजर रही है, जैसा कि आपने देखा तो कोविड-19 के अंदर जब चाइना सप्लाई नहीं कर पाया तो चाइना +1 की बात हुई और भारत उसके अंदर एक बहुत ही भरोसेमंद पार्टनर बन के उभरा है। इसके अंदर देखिए भारत का राजनीतिक भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा, क्योंकि आपने कोविड-19 के बाद देखा जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना में और अमेरिका में बिल्कुल ठप हो गया था, लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको पीएमआई इंडेक्स के द्वारा हम मापते हैं कि परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, वो 50 से कम रहा कई सालों तक चाइना में भी और अमेरिका में भी, लेकिन भारत का हमेशा 53, 54, 55 रहा और ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था चलती रही। उसके अलावा जैसा कि अभी
भारत ये नहीं कि हम खाली नेगोशिएट करते हैं, नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग। जैसे हमारे पीयूष गोयल जी जापान के अंदर गए, सिंगापुर गए, और जैसा कि आपने बताया कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं शी इज गोइंग टू कनाडा एंड अमेरिका, और मोर देन दैट हमारे वाणिज्य सचिव जो राजेश अग्रवाल हैं वो साउथ अमेरिका के दौरे में इस समय, अर्जेंटीना, चिली एंड ऑल दोस। तो हम बाजार को एक एक्टिवली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ एक इन्वेस्टर्स के को हम भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसा कि आपने देखा कि पीयूष गोयल जी जो हैं वो 200 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जापान गए हैं, अभी तक का शायद सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल। वेरी गुड, रिकॉर्ड हाई प्रतिनिधि मंडल। और आप उसके अंदर देखिए भारत के अंदर बहुत सारी चीजें, भारत की एक स्टेबल अर्थव्यवस्था है, हमारी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ फ्री कोर्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू भारत का है, यहाँ की आप देखिए कि जो एवरेज एज जो है भारत में 29 मीडियन एज ऑफ द पीपल, जबकि अमेरिका के अंदर 40, चाइना के अंदर 41, जापान में और भी ज्यादा। जापान के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है कम डाउन, बहुत कम। और आप देखिए चाइना के अंदर 1.1 की फर्टिलिटी रेट है, इंडिया की फर्टिलिटी रेट 1.9 है। व्हेन होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द यंग वर्कफोर्स, इंडिया के पास ये विंडो अभी 15-20 साल के लिए तक है, और इसीलिए जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको ये यूथ ऑफ इंडिया, ये एक बिगेस्ट असेट इंडिया के पास है, जो कि न यूरोप के पास है, न अमेरिका के पास है, न चाइना के पास है, न जापान के पास है। यानी बड़ा एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंट्रिटी दे रहे हैं जी, एक बड़ा एडवांटेज हम देख सकते हैं भारत के पास नजर आता है। और खासतौर से शुभमोही जी, जिस तरीके से प्रोफेसर राकेश मोहन ने जिक्र किया कि करीब 200 से ज़्यादा एक जो लोग हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल में जो शामिल हैं पीयूष गोयल के साथ, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से तमाम अवसर हैं, तमाम संभावनाएं भारत में हैं निवेश के लिए, विकास के लिए। और जब हम बात करते हैं आज के समय में सेमीकंडक्टर की बात की जाए, AI की बात की जाए, क्लीन एनर्जी की हम बात करें, जापान के साथ जो भारत के संबंध हैं, क्या इन्हीं क्षेत्रों में और बेहतर होते हुए नजर आएंगे? भारत और जापान का संबंध काफी सशक्त है, और खासकर इस साल में भारतीय जापानीज प्रधानमंत्री इंडिया में अभी कुछ दिनों पहले आई थी, और बहुत ही की मामलों पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से इन्वेस्टमेंट्स का नींव रखा है। सेमीकंडक्टर की, जैसे आप कह रहे हैं, साथ में एम्प्लॉइंग इंडियन वर्कर्स, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। साथ में एनर्जी सेक्टर में भारत और जापान का क्लीन एनर्जी में एक बहुत ज़्यादा आयाम प्रतिष्ठा होने को है। आपका ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करूंगा कि ये सिर्फ इंटेंशन ही नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी बन चुका है। उसका एक डेटा आपको दिखेगा। रिजर्व बैंक ने अभी पिछले 1 महीने में FCNR-B में इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक स्पेशल विंडो खोले थे, और उस विंडो में जो करीब $80 बिलियन के इनफ्लो इतना रैपिडली हुआ है कि RBI को घोषणा करना पड़ा है कि ये विंडो अब हम बंद करेंगे। यानी कि इंडिया में इन्वेस्ट करने में इतना ज्यादा फंड फ्लो आ रहा है कि और ज्यादा RBI इसको खोलना जरूरत नहीं समझता है। बिल्कुल, यानी पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है भारत की तरफ। जी, तो ये जिसे कहते हैं डेटा पॉइंट जो आपको बताता है कि कितनी रोबस्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, और जिसकी वजह से RBI का ये जो एक विंडो था उसको जिसे कहते हैं प्रीमेच्योरली क्लोज करना पड़ रहा है। 31 अगस्त को क्लोज करना है कि और हमें जरूरत नहीं है इस तरह के इनफ्लो को आकर्षित करने के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ शुभमोही जी, जब हम देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री का जो दौरा है, कल से उनका दौरा होगा कनाडा और अमेरिका के लिए, इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं? क्या ये जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर राकेश मोहन कर रहे थे कि लगभग अंतिम चरण में अमेरिका के साथ हमें नज़र आता है, हालांकि हमारा इंटरिम ट्रेड का जो फ्रेमवर्क है वो हमारे पास है, तो क्या वहाँ पर कुछ और बेहतर खबर जो है हम मान सकते हैं भारत के लिहाज से जब वित्त मंत्री पहुँचेंगी वहाँ? तो देखिए, भारत अपने आप में ही एक बेहतर खबर है, और ट्रेड डील जो है हमारे लिए, हमें जितना जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत अमेरिका को है। हम एक चीज की बात करते हैं, जैसे जेनेरिक फार्मा एक्सपोर्ट्स, यूएस के करीब 90% ऑफ द मेडिसिन सप्लाई हमारे इंडिया से ही होते हैं जी। हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज करते हैं, और यूएस को काफी इंटरेस्ट है कि ये कंपनियां इंडिया से प्रोडक्शन ना करके अमेरिका में प्रोडक्शन करें, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग इंडियन के कुछ कंपनीज को इंटरेस्ट है, पर ज्यादा को नहीं है।
क्यों? क्योंकि इंडिया से प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोडक्शन करके एक इतना बड़ा उन्होंने अपना कामयाबी हासिल कर लिया है कि जिसके वजह से वो एक जिस पोजीशन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ पे है। हम कहते हैं बाहर से सप्लाई शॉक, अगर इंडिया से अगर जेनरिक फार्मा प्रोडक्ट्स अगर ना जाए तो यूएस पूरा हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा सप्लाई शॉक आएगा जी। तो ये एक, लेकिन हम नहीं चाहते कि वैसा चीज हो, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी तरफ शिफ्ट हो गया है। इसलिए यूएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेड ना सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड बल्कि एक जो एफटीए के जरिए नेटवर्क बनता नजर आता है, और जिस तरीके से भारत की नीतियां रही हैं वो कहीं ना कहीं कारगर होती नजर आ रही हैं, उसके परिणाम भी हम लगातार देख रहे हैं। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में इतने महत्वपूर्ण जानकारी प्रोफेसर राकेश मोहन और शुभमोय जी आप दोनों ने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत जो है अपने आप में ही एक बेहतर खबर है, जैसा कि हमारे जो साथ विशेषज्ञ जुड़े थे उन्होंने कहा, और साथ ही भारत आज के समय में पूरी दुनिया के लिए न सिर्फ आकर्षण का केंद्र बल्कि भरोसे का जो दूसरा नाम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल न्यूज़ नाइट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे झारखंड की, जहां पर सीबीआई जांच होगी या रद्द होगी जेपीएससी परीक्षा, क्या है इसमें महत्वपूर्ण अपडेट बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ट्रेड प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां पर सरकारी भर्ती व्यवस्था पर उठे सवाल अब सर्वोच्च अदालत के सामने हैं। दरअसल परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया। जेपीएससी के साथ ही जेएसएससी को भी इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। झारखंड के सीआईडी के डीजी और सीबीआई से भी इस मामले में जवाब मांगा गया है, और साथ ही केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है। जवाब दाखिल करने के लिए सभी पक्षों को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। और खासतौर से आपको बता दें, एक ही बात बहुत स्ट्रांगली रखी है ऑनरेबल कोर्ट के आगे कि जो भी जेपीएससी और जो सीजीएल के जो पेपर्स हैं, वो जो हमेशा से सदियों से पेपर बिकता आया है, और खास करके झारखंड एक ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चरल फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बड़ी मुश्किल से बहुत सारा पैसा देते हैं, कोचिंग क्लासेस को लाखों रुपए देते हैं, और फाइनली मालूम पड़ता है कि पेपर बिक गया।
तो जो पेपर बिक गया और इतने सारे पैसे जो उन्होंने कोचिंग क्लासेस में दिए हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी के माँ बाप सुसाइड कर रहे हैं, किसी का बच्चा सुसाइड कर रहा है। तो जो झारखंड का जो ट्राइबल समाज है वो बहुत कमजोर वर्ग का है। ऊपर से जो हेमंत सोरेन जो सरकार है, उस सरकार को लेके जितने भी भ्रष्टाचार के एक जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको देखिए किसी ना किसी को तो आवाज उठानी थी। तो मुझे लगा कि ये सही जगह है, सही बच्चों का सही जवाब का सही उनका साथ देने का सही समय है, तो इसलिए ये याचिका दायर करी। जो साथ ही याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं और इस मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति बनाकर कराई जाए। साथ ही समिति का जो अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाने का प्रस्ताव दिया गया और इसके साथ साथ फॉरेंसिक, IT और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को भी इस समिति में शामिल करने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। यानी तमाम तकनीकी क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको इस समिति में शामिल किया जाए। वहीं OMR, स्कैनिंग और कोडिंग की जांच की भी यहाँ मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इसके साथ ही मांग की है कि मूल्यांकन और रिजल्ट प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। आपको बता दें, याचिकाकर्ता की तरफ से ये भी कहा गया कि परीक्षा में कई स्तर पर गड़बड़ी हुई है, जिसके खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन भी किया। ये भी कहा गया कि स्वतंत्र जांच के बिना मामले की गड़बड़ी सामने नहीं आ सकती। याचिकाकर्ता ने कहा कि मूल OMR शीट और प्रश्न पत्र के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। इसके साथ ही आंसर की और अटेंडेंस शीट को भी सुरक्षित रखे जाने की मांग जो है वो याचिकाकर्ता द्वारा की गई है। साथ ही बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और CCTV फुटेज भी सुरक्षित कराने की यहाँ मांग की गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्कैनिंग, मूल्यांकन और रिजल्ट से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित कराने की मांग भी यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की और साथ ही ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से जो परीक्षा है वो कराई जाए। साथ ही तय सुरक्षा मानकों के साथ परीक्षा कराने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है याचिका में। लेकिन इस बीच परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ अनशन करने वाले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ नया आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक यात्रा निकाली जाएगी जिसमें भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा। इस यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के नेमरा गांव से होगी, जो शिबू सोरेन का पैतृक गांव है। ये यात्रा हजारीबाग, चतरा और कोडरमा से गुजरेगी। वहीं गिरिडीह, देवघर, दुमका और गोड्डा से भी होकर ये जाएगी। साथ ही साथ जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और खूंटी से होकर गुजरेगी। वहीं सिमडेगा से गुमला और पलामू होते हुए ये यात्रा रांची तक जाएगी। यानी एक महत्वपूर्ण यात्रा यहाँ नजर आएगी। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। तो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद अब 3 मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ छात्र और अभ्यर्थी निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार के भर्ती परीक्षाओं को लेकर लिए गए फैसलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और अब GPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए नोटिस के बाद राज्य सरकार और GPSC पर जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ से शुरू हुई ये जन जागरूकता यात्रा झारखंड के सभी जिलों में पहुंचकर युवाओं की आवाज को बुलंद करने की तैयारी में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के ट्रेनी अधिकारियों से संवाद किया और उन्हें बदलते दौर की कूटनीति के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। PM मोदी ने युवा राजनयिकों से कहा कि डिप्लोमेसी को पारंपरिक दायरे से बाहर ले जाकर स्थानीय समुदायों और भारतीय प्रवासियों से सार्थक जुड़ाव बढ़ाएं। उन्होंने अधिकारियों से भारत की आर्थिक कूटनीति को मजबूत करने और निवेश के नए अवसर तलाशने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। साथ ही भारतीय मिशनों को टेक्नोलॉजी आधारित, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने निर्बाध और संवेदनशील काउंसलर सेवाओं को प्राथमिकता देने के साथ ही दुनिया के सामने भारत की सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और पर्यटन क्षमता को प्रभावी ढंग से पेश करने का आह्वान भी किया।
और न्यूज़ नाइट में इसी के साथ ही वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे राहुल के उस बयान की जिसको लेकर लगातार अब बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, क्योंकि जहां वो जाते हैं मानो कांग्रेस के लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। सनातन का अपमान हो या इसके साथ साथ और भी कई मामले, मानो राहुल गांधी और उनके गठबंधन के लिए ये कोई इस तरह की नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो बयान हैं सामने आए हैं। अब महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि बीजेपी उन पर जमकर निशाना साध रही है। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर तीखा हमला बोला है। रायबरेली में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर भारत की परंपरा और विरासत को कोसने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को मनु को जानना है तो अर्थवेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ना उनको चाहिए। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की परंपरा, विरासत और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी लोकतंत्र और संविधान के प्रति जवाबदेही है, लेकिन इसके बावजूद वे भारत की परंपरा और विरासत को कोसने का काम कर रहे हैं। योगी ने राहुल गांधी को मनु और भारतीय परंपरा को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दी। इससे बड़ी काल गणना दुनिया में नहीं, 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है। मनुस्मृति विवाद पर अब बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी को घेरा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन की उनसे मांग की। राम कदम ने राहुल गांधी पर सनातन धर्म की समझ नहीं होने का आरोप लगाया।
जबकि वीएचपी के विनोद बंसल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हिंदू धर्मग्रंथों को लेकर विवाद खड़ा करने का आरोप भी लगाया। कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। राहुल गांधी जी का हिंदू सनातन धर्म के प्रति अध्ययन करना, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। राहुल गांधी और उनकी सारी सनातन द्रोही गैंग, जिसमें विपक्ष के अनेक लीडर्स हैं, ये सारे के सारे लोगों का जिहादी तुष्टीकरण की जो नीति है, उसका एक में उद्देश्य है कि सनातन को गाली दो। तो जिहादी तुष्टीकरण नीति के जैसे आरोप अब लग रहे हैं। वहीं मनुस्मृति के बाद अब कांग्रेस के गले में मछली का कांटा फंस गया है। जी हां, भगवान राम की नगरी अयोध्या में कांग्रेस का मछली भोज भी सियासी मुद्दा बन गया है। श्रावण मास के दौरान कांग्रेस की बैठक में मछली पकाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर तीखा हमला किया। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद मछली भोज में शामिल होने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो अयोध्या के मछली भोज विवाद को लेकर मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहती है, लेकिन निषाद फंसने वाला नहीं है। ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते हैं और कुछ है नहीं, और निषाद फंसने वाला नहीं है और कुछ नहीं है। ये इशू को नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस। चालाक पार्टी है 70 साल से। ये नहीं चाहती है कि निषादों की गरीबी पर चर्चा हो। तो मनुस्मृति से लेकर मछली भोज तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज है। एक तरफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, तो दूसरी तरफ अयोध्या के मामले ने विवाद को और धार दे दी है। अब नजर इस बात पर है कि सनातन और भारतीय विरासत से जुड़े इन मुद्दों पर सियासी बयानबाजी आगे किस दिशा में जाती हुई नजर आती है। और इसी के साथ ही न्यूज नाइट में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चीनी को लेकर। जी हां, जो कि आजकल खबरों में है, सुर्खियों में। दरअसल देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार का फोकस साफ है, बाजार में सप्लाई बनी रहे, जमाखोरी पर लगाम लगे और आम उपभोक्ता तक महंगाई का बोझ कम हो। 20 जुलाई को जहां चीनी की औसत कीमत 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, वहीं 20 अगस्त को ये बढ़कर 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो हो गई। सरकार ने साफ किया कि कीमतों में इस बढ़ोतरी की वजह एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का डायवर्जन नहीं है। सरकार के अनुसार चीनी के कम उत्पादन, त्योहारी मांग और मौसम से फसल को नुकसान, वैश्विक स्तर पर कम आपूर्ति और कुछ जगहों पर जमाखोरी सट्टेबाजी ने कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। सरकार ने एथेनॉल के लिए चीनी के डायवर्जन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। आंकड़ों के अनुसार एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी की हिस्सेदारी 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो करीब 12% थी, जो 2025-26 की अगर बात करते हैं तो घटकर करीब 9% रह गई है। यानी वहीं देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज खासकर मक्का से तैयार हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ चीनी उत्पादन का अनुमान भी घटा है। शुरुआती अनुमान की अगर बात करें तो ये करीब 343 लाख टन का था, लेकिन अब उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं इसके साथ साथ चीनी की कीमतों पर वैश्विक बाजार का असर भी नजर आ रहा है। 2026-27 में वैश्विक चीनी बाजार में करीब 33 लाख टन की कमी का अनुमान जताया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की अगर कीमत भी हम देखें तो 30 जून को $474 प्रति टन थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर $552 प्रति टन हो गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी 16% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू स्तर पर सरकार का साफ कहना है कि अक्टूबर में नई पेराई शुरू होने तक ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक उपलब्ध है और उसके चलते ही कीमतों को नियंत्रित किया जा रहा है। और इन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। 1 अगस्त से आपको बता दें 30 नवंबर तक चीनी कारोबारियों के लिए यहाँ पर खासतौर से अगर बात की जाए तो करीब 400 टन की स्टॉक सीमा तय की गई है। 1 सितंबर से बल्क उपभोक्ता 15 दिन की खपत से ज़्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य की संयुक्त टीमें मिलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रही हैं। हर पहलू पर जांच हो रही है और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दी गई है। साथ ही आपको बता दें 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की यहाँ पर सलाह दी गई है, जिससे अक्टूबर में चीनी उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख टन से बढ़कर 10 लाख टन से ज़्यादा होने की उम्मीद है। अक्टूबर क्योंकि एक त्योहारी समय है, ऐसे में यहाँ पर जो चीनी की उपलब्धता है वो हो सके लगातार सरकार इसके लिए अब प्रभावी कदम उठाती हुई नज़र आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं H1N1 को लेकर। H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर डॉक्टर्स का साफ कहना है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि ज़्यादातर मामलों में ये वायरल संक्रमण सामान्य वायरल संक्रमण की तरह ही समय के साथ और लक्षणों के आधार पर किए जाने वाले इलाज से ठीक हो जाता है। इसमें बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ डायबिटीज़ के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ में जाने से बचें और ऐसे जगहों पर मास्क का उपयोग करें। तो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह मोस्टली इस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही मेजॉरिटी ऑफ लोगों में ठीक हो जाता है। कुछ खास करके वल्नरेबल पॉपुलेशंस होते हैं, उनमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो जो नॉर्मल सिम्टम्स किसी भी वायरल इन्फेक्शंस के होते हैं, चाहे बुखार होना, सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स होना, गले में दर्द होना है, बॉडी एक होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो फिर विद टाइम अपने आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि क्या बुखार ठीक नहीं हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, खांसी की इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, पेशेंट जो है वो उसका सेंसोरियम गड़बड़ होते जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमें तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। और अगर आप बीमार हैं, आप में कोई सिम्टम्स हैं, तो आप अपने आप को बाकियों से अलग रखें। स्पेशली अगर घर में कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग रखें। मास्क पहने जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। जब भी खांसे तो हमेशा अपने कॉफ को ढकें, चाहे वो रुमाल से हो। मैं कहूँगा पैनिक ना करें, प्रिपेयर्ड रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो डॉक्टर्स का साफ कहना है घबराएं नहीं, सावधानी बरतें, सतर्क रहें। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। केड़ा मसाला होए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा।
दलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आइए खबर में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, मॉस्को में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका निजी संदेश भी सौंपा। मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग और आर्थिक रिश्तों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत रूस आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की आगामी SCO और ब्रिक्स शिखर बैठकों में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात और भारत में ब्रिक्स समिट के दौरान उनके स्वागत की भी बात कही। I think our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. I'd be pleased to speak about it in detail, but overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit. And in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have, Excellency, I think a very strong picture of cooperation to present. और बात रूस यूक्रेन को लेकर आप बता दें, रूस की धमकियों के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने का बड़ा फैसला किया है। इतना ही नहीं, अब यूक्रेन को पश्चिमी मिसाइल तकनीक देकर स्थानीय उत्पादन बढ़ाने की तैयारी भी है। इससे रूस के भीतर दूर तक हमले करने की यूक्रेन की क्षमता बढ़ सकती है, जबकि मॉस्को की चिंता और गहरी होगी। यानी जंग में हथियार और हमले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन शांति की राह अब भी दूर नजर आ रही है। अब ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने पर अंजाम भुगतने की रूसी धमकी की परवाह किए बिना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सीधे कीव पहुंचे हैं। संदेश साफ है कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत के सामने एयर डिफेंस के संकट से जूझ रहे यूक्रेन को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। दूसरा, यूक्रेन को डराकर पश्चिमी देशों को पीछे नहीं हटाया जा सकता है। तीसरा, ब्रिटेन यूरोप की सुरक्षा में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मॉस्को लगातार पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध लंबा खींचने का आरोप लगाता रहा है। ब्रिटेन का तर्क है कि रूस को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है यूक्रेन की रक्षा क्षमता को मजबूत किया जाए। ब्रिटेन अब यूक्रेन को मिसाइलें देने के साथ साथ मिसाइल बनाने की तकनीक भी देने जा रहा है। उन्होंने कोलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक की अध्यक्षता कर लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान भी किया। इसका मकसद है फ्रांस और यूक्रेन को स्कैल्प लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के स्थानीय उत्पादन में सक्षम बनाना। स्कैल्प वो मिसाइल है जो ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो के साथ साझा ब्रिटिश फ्रांसीसी तकनीक पर आधारित है। अगर यूक्रेन इन मिसाइलों का उत्पादन खुद बढ़ाने में सफल होता है तो उसे
पश्चिमी देशों से मिसाइल की डिलीवरी का इंतजार कम करना पड़ेगा। ये रूस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि अभी तक रूस यूक्रेन के शहरों पर बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। अब यूक्रेन की कोशिश है कि रूस की सैन्य और लॉजिस्टिक क्षमता पर उसकी जमीन से दूर तक वार किया जाए, यानी युद्ध का एक नया समीकरण बन रहा है। लेकिन यूक्रेन के सामने एक समस्या भी है, वो रूस के अंदर दूर तक हमला करना चाहता है, लेकिन खुद रूसी मिसाइलों से अपने शहरों को बचाने के लिए पश्चिमी एयर डिफेंस पर निर्भर है। हाल के हफ्तों में रूस ने कीव और दूसरे यूक्रेनी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के हमले तेज किए हैं। इसलिए यूक्रेन को पैट्रियट जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत है। फ्रांस ने भी यूक्रेन को अतिरिक्त इंटरसेप्टर मिसाइल देने का वादा किया है। रूस की चिंता सिर्फ इस बात को लेकर नहीं होगी कि यूक्रेन को नई मिसाइलें मिल रही हैं। बड़ी चिंता है कि यूक्रेन इन मिसाइलों का उत्पादन खुद करने लगे। रूस के लिए सप्लाई लाइन पर हमला करना मिसाइलों की विदेशी डिलीवरी रोकने से ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन की ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के भीतर ऊर्जा और लॉजिस्टिक ठिकानों पर बड़े हमले बढ़ा दिए हैं। हाल के दिनों में रूस की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ओजोन और वाइल्ड बेरीज के गोदाम और सेंटर निशाने पर हैं। अब जंग का मैदान सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि रूस और यूक्रेन दोनों की सप्लाई चेन भी रण क्षेत्र बन चुकी है। बड़ी विडंबना यह है कि हथियारों की सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ रही।